हेलो दोस्तों, मैं मयंक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद मयंक 07 में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपीएससी 2024 का हिंदी मीडियम का सोल्यूशन। ये चौथा पार्ट है, पहले 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। प्लीज जाकर इनको देखें और कमेंट करके जवाब जरूर दें। आज का पहला क्वेश्चन है 76 नंबर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है। इसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को द्योतित करता है? ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमेजन बेसिन, बी कॉन्गो बेसिन, सी किकोरी बेसिन, डी रियो डे ला प्लाटा बेसिन। इसमें आपका सही जवाब है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी कॉन्गो बेसिन। ठीक। ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ कॉन्गो बेसिन विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि स्थल है। जो कॉन्गो बेसिन पीठ दलदली वन में लगभग 29 बिलियन टन कार्बन संग्रहण करता है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 3 वर्ष के बराबर है। जबकि इस पूरे बेसिन में प्रतिवर्ष 1.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। ये क्या करता है? सब उत्सर्जन करते हैं, ये क्या करता है? उसका अवशोषण करता है। यह 6 देशों में विस्तारित है: कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, कॉन्गो इक्वेटोरियल गिनी एंड गैबन। अगला प्रश्न है, कई उपभोक्ताओं उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले पर फ्लोरोएल्किल और पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थों में पीईएस जिसको बोलते हैं कि संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पीईएस पेयजल खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है पीईएस पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत डिग्रेडेड नहीं होते हैं। पीईएस लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचयन हो सकता है। आपके ऑप्शन से उपयुक्त में ऑप्शन है केवल एक, ए केवल 1 और 2, बी 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 तीनों। इसमें आपका सही जवाब है। कौन सा जवाब है? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। पर फ्लोरोएल्किल, पॉलीफ्लोरोएल्किल ऐसे रसायन जो ग्रीस, तेल, जल तथा गर्मी के प्रतिरोधक होते हैं। इनका पहली बार उपयोग 1940 के दशक में किया था। दाग धब्बे, जल प्रतिरोधी कपड़े, कालीनों, सफाई पेंट, अग्निशामक फोम सहित सैकड़ों उत्पाद के भाग हैं। कुछ पीएसएन एफडीए द्वारा कुकवेयर, खाद्य पैकेजिंग, खाद्य प्रसंस्करण उपकरणों में सीमित उपयोग हेतु अधिकृत किया गया है। पीएस पेयजल तथा खाद्य पदार्थों, खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों एवं अन्य उपभोक्ताओं के उत्पादों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। रासायनिक रूप से पीएस बहुत भिन्न हो सकता है। लाके कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होता है जो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, सीसीएल बोलते हैं इसको। इसके कारण ये आसानी से निम्नीकृत डिग्रेड नहीं होता। लोग विभिन्न तरीकों से पीएस रासायनिक पदार्थों संपर्क में आ सकते हैं। साथ ही लोग के शरीर में जितने रासायनिक पदार्थों में निष्कासन हो रहा है उससे ज्यादा रासायनिक पदार्थ उसके शरीर में पहुंच सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिससे शरीर में जैव संचयन हो सकता है। 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? कैराबिड बीटल्स, कांतार, सेंटीपीड्स, मक्खियां, दीमक, बर इसको बैप्स बोलते हैं। उपयुक्त जीवों में कितने प्रकार के परजीवाप जातियां हैं जिनको पैरासाइट स्पीशीज कहते हैं? ऑप्शन से केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी सभी 5। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल बी केवल 3। कौन कौन से 3 हो जाएंगे आपके? इसमें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आते हैं परजीव जातियां क्या होती हैं? ऐसे कीट जो उनके लार्वा समूह होता है जो भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर होते हैं। ठीक है, परजीवाब में बर मक्खियां जैसे टेचनिड मक्खियां, बीटल्स, कैराबिड्स कीट जैसे गार्डन कीट्स की प्रजातियां शामिल होती हैं। कांतार विशेष रूप से शिकारी होते हैं। लगभग हर छोटे कोमल जंतु को क्या करते हैं? खाते हैं, इसलिए उन्हें परजीवाब नहीं माना जा सकता है, शिकारी जीव होते हैं। दीमक का भोजन मुख्य रूप से सेलुलोज होता है जो लकड़ी, घास, पत्तियों, ह्यूमस, वनस्पति मूल की सामग्री जैसे कागज, कार्डबोर्ड, कपास से प्राप्त होता है। ऐसे इसलिए दीमक को भी परजीवाब के रूप में वर्गीकृत नहीं किया सकता। समझा?
तो परजीवी का मतलब सबसे पहले समझ में आ जाए, ऐसे कीट जो उनके लार्वा समूह के होते हैं, जो भोजन के लिए किस पे, अन्न पर निर्भर होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से हो गए, बर्ड हो गए, मक्खियां हो गई और बीटल्स और कीट हो गए आपके। निम्नलिखित पौधों का विचार कीजिए। मूंगफली, कुल्थी, हार्ट्स ग्राम जिसको बोलते हैं, सोयाबीन, उपयुक्त में से कितने मटर कुल या मटर फैमिली के हैं? उपयुक्त में केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मूंगफली आपको मटर हो गया, कुल्थी जिसको हार्ट्स ग्राम बोलते हैं, एंड सोयाबीन, तीनों क्या है, ये आपके तीनों मटर कुल के हैं, मटर फैमिली के हैं। मूंगफली ग्राउंडनट जिसको बोलते हैं आर्किड्स इगो हाइपोगिया, फली या बीन फैबेसी फुल आमतौर मटर कुल के रूप से जाना जाता है, मटर कुल की प्रजाति होती है। विश्व में भारत मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा पैदा करने वाले में दूसरे स्थान पर कौन है, हमारा भारत है। 8 ग्राम मैक्रोटाइलो बायोनिफोलम फ्लोरम एंड फैबेसी कुल से संबंधित है। यह मुख्य रूप से एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में उगाई जाने वाली छोटी या कम ज्ञात उपेक्षित फलियों में से एक है। सोयाबीन मटर से कुल संबंधित है, यह खाद्य बीज है। आर्थिक रूप से विश्व की सबसे महत्वपूर्ण फलियां हैं, जो लाखों लोगों को वनस्पति प्रोटीन, सैकड़ों रासायनिक उत्पादों हेतु सामग्री प्रदान करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 80 है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 अधिनियम के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। ऑप्शन से केवल एक, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। बी कथन एक कथन दो दोनों सही है किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता। सी कथन एक सही है किंतु कथन दो नहीं सही। डी कथन एक सही नहीं, कथन दो सही है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन एक सही है, कथन दो सही नहीं है। पेट्रोपस गिंगेटस, जिसे आमतौर पर इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के रूप में जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में चमगादड़ की प्रजाति है। पेट्रोपस गिंगेटस के फलों में खेतों प्रति विनाशकारी प्रवृत्ति के कारण भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पीड़क जंतु के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। फ्लाइंग फॉक्स दुनिया में चमगादड़ सबसे बड़ी प्रजाति में से एक है। इसके पंखों की लंबाई 1.2 से 1.5 मीटर तक होती है। ये चमगादड़ दक्षिण मध्य एशिया के लिए स्थानिक है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अपने आहार कीटों के साथ साथ फलों को भी शामिल करते हैं, रस और मकरंद युक्त फूल भी शामिल हैं। हालांकि उनके पसंदीदा फल अंजीर है, लेकिन जंतु आम, अमरूद, केले और विभिन्न खेतों की खेती वाले फलों को सेवन करते हैं। तो भी सही नहीं है। 81, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन किस रूप में परिभाषित की जाती है? प्रजनन दर आपको जो होता है वो किस रूप में परिभाषित की जाती है? ऑप्शन है, एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले बच्चों को, किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उसने बच्चों को जन्म की संख्या को, सी जन्म दर घटा मृत्यु दर को, एक महिला गर्भधारण आयु चाइल्ड बेयरिंग एज अंत तक उसने जन्म जीवित बच्चों की औसत संख्या। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, कुल प्रजनन दर की बात कर रहा है। तो कुल प्रजनन दर में क्या सही हो जाएगा आपका, इसमें आपका कुल प्रजनन दर में क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, एक महिला के गर्भधारण आयु, ठीक है, चाइल्ड बेयरिंग एज अंत तक उसमें जीवित बच्चों की संख्या क्या होती है, उसे बोलते हैं कुल प्रजनन दर। ठीक, उसको बोलते हैं टीएफआर। टीएफआर शब्दों में कुल प्रजनन उन बच्चों की कुल संख्या जो किसी महिला अपने जीवन काल में पैदा होते या होने की संभावना होती। दूसरे शब्दों में प्रति महिला उनके प्रजनन काल में कुल बच्चों की औसत संख्या को टीएफआर कहा जाता है। औसत टीएफआर का है 2.1 माना जाता है। एक तरीके से क्या स्टैंडर्ड है, लेकिन हमारा भारत का 1.9 है इस टाइम पे, तो गिर रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत की बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकते हैं। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियां के धारक बन सकते हैं। भारत में शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच प्रदान करते हैं। इसमें ऑप्शन हैं केवल एक और केवल दो, बी केवल तीन, सी 1, 2 और 3,
डी केवल 2 और 3। इसमें आपको सही जवाब देना है। कौन सा सही जवाब होगा? इसका आपको सही जवाब हो जाएगा डी 2 और 3। कैसे? चल निधि समायोजन भारत आरबीआई द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति उपकरण है जिसके माध्यम से वह बैंकिंग प्रणाली में चल निधि के प्रविष्ट को अवशोषित करता है, प्रविष्ट या अवशोषित करता है। चल निधि प्रयोजन बैंकों के आर्थिक अस्थिरता की अवधि के दौरान उसे नियंत्रण से परे बलों के कारण होने वाले किसी भी अन्य प्रकार के दबाव से निपटने की सहायता के लिए किया जाता है। यद्यपि एनबीएफसी बैंकिंग संस्थाएं नहीं है, इसलिए आरबीआई एलएएफ बिंदु तक नहीं पहुंच सकते हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक में एफपीआई केंद्र सरकार द्वारा निर्गत के राजकोषों में निवेश की अनुमति दी थी। ठीक, आगे पढ़ लीजिएगा आप लोग। 83 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्पोरेट बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? किस कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में आप ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं? ए, एक बीमा कंपनी, 2 पेंशन निधि, 3 खुदरा निवेशक। इसमें आपका नीचे कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसमें आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तीनों। बीमा कंपनियों, पेंशन निधि और खुदरा निवेशकों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं सरकारी प्रतिभूति और कॉर्पोरेट बॉन्ड में। 2022 के आंकड़ों के अनुसार बीमा कंपनियां प्रीमियम संग्रह वृद्धि के कारण सरकारी प्रतिभूतियों पर निवेश कर रहे हैं, जबकि बैंक इन प्रतिभूतियों पर अत्यधिक निवेश के कारण इस मोर्चे पर अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आरबीआई नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 को समाप्त तिमाही में 224.9 से दिसंबर 2022 की समाप्ति तिमाही पर कंपनियों का सरकारी बॉन्ड में स्वामित्व बढ़कर कितना हो गया? 26, मतलब 2%, लगभग 2% क्या हो गया? बढ़ गया। वर्ष 2021 में भारतीय बीमा विनियामक एंड विकास प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं डाई, ने बीमा कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट द्वारा निर्गत ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी। इस कदम का उद्देश्य बीमा कंपनी द्वारा रखे गए पोर्टफोलियो के समग्र उपज में सुधार करना है, साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र को अधिक दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करना है। ठीक है, इसलिए बीमा कंपनी गवर्नमेंट से और कॉर्पोरेट बॉन्ड दोनों पर निवेश करती है। पेंशन निधि ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देती है इसके लागू रेटिंग स्केल में क्या हो? न्यूनतम ए रेटिंग या समकक्ष ए रेटिंग हो। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो डालूंगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दूसरा मोटर वाहन, तीसरा मुद्रा की अदला बदली। निम्नलिखित में किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? ठीक है, किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 ए, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2, 3, डी केवल 1 और 3। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 3। वित्तीय साधन अमूर्त परिसंपत्तियां होती हैं। कैसी होती हैं? अमूर्त, जिन्हें भविष्य में नकदी या नवे के रूप में लाभ मिलने की उम्मीद की जाती है। इन लिखितों को 2 प्रकार विभाजित किया जाता है, नगद लिखित एंड व्युत्पन्न लिखित या ऋण लिखित, जिसे इक्विटी लिखित बोलते हैं। जैसे परिसंपत्ति वर्ग के आधार पर विभाजित किया जाता है। तीसरी विशिष्ट श्रेणी विदेशी मुद्रा लिखित की है। वित्तीय लिखितों को उदाहरण स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बॉन्ड, जमा प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड, ऋण, व्युत्पन्न अनुबंध आदि शामिल हैं। IMF लाइब्रेरी के अनुसार विगत दशकों में औद्योगिक देशों में केंद्रीय बैंकों की बढ़ती संख्या ने घरेलू चल निधि के संतुलन करने के लिए लिखित विदेशी मुद्रा स्वैप को सम्मिलित किया है, भले ही अधिकांश देशों में वास्तविक उपयोग सीमित रहा हो। अतः कथन 3 सही है। विदेशी मुद्रा लिखितों में मुद्रा स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प, विदेशी मुद्रा स्वैप शामिल है, मुख्य रूप से मुद्राओं संबंधित है। और मोटर क्या है? एक मूर्त है, इस वजह से तुम्हारी इसमें वित्तीय साधन अमूर्त परिसंपत्तियों में नहीं आएगी। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्थिक गतिविधि सेक्टर, कृषि उत्पाद भंडार, इसका सेक्टर है द्वितीयक, डेयरी फर्म प्राथमिक, खनिज की खोज तृतीय,
कपड़ा बुनाई द्वितीयक, तो इसमें आपको बताना कौन कौन से सही हैं। केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा केवल दो युग्म आपके सही हैं। कौन कौन से सही हैं? तो आपका डेयरी फार्म वाला सही है, आपको पता है प्राथमिक में आते हैं। उसके बाद कपड़ा बुनाई सही है, ठीक है। तो बाकी गलत है, कैसे गलत है देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि उपज भंडार तृतीयक सेवा में आता है। इसमें आते हैं जो भंडारण की सेवा होती है उसको तृतीय में रखा जाता है, द्वितीय में नहीं। इन उत्पादों का परिवहन, भंडारण, विपणन की बिक्री में शामिल है। डेयरी प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। प्राथमिक गतिविधि प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है क्योंकि पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अन्य खनिज अन्वेषण के प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल निष्कर्षण, कृषि संबंध गतिविधियां शामिल हैं। युग्म 3 भी सही नहीं है। कपड़ों की बुनाई द्वितीय गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में तैयार माल उत्पादन शामिल है, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन, कृषि अवशिष्ट, मक्के के दाने, अवशिष्ट जल संशोधन, अवपंख, काष्ठ मिल अपशिष्ट, उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणी विमान ईंधन के रूप में के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी 3 और 4, सी 1 2 3 और 4, डी केवल 1 3 और 4। तो इसमें आपको सही जवाब देना है। इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 2 3 और 4। देखो, संधारणी विमानन ईंधन के उत्पाद के लिए संधारणी फीड स्टॉक की सूची: मकई का अनाज, तिलहन, शैवाल, अन्न, वसा तेल, ग्रीस, कृषि अवशिष्ट, वन अवशिष्ट, कास्ट मिल अवशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, धारणा, आदर अवशिष्ट, समर्पित फसलें। विकल्प सी सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वस्तु एंड श्रेणी, वस्तु एंड श्रेणी। किसान का हल कार्यशील पूंजी, कंप्यूटर स्थिरशील पूंजी, बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्थिर पूंजी, पेट्रोल कार्यशील पूंजी। उपयुक्त युग्म से कितने युग्म सही हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इसमें आपको सही जवाब हो गया ऑप्शन बी केवल 2, ठीक है। कौन कौन सा सही है आपका? आपका पहला नहीं सही। किसान का हल क्या है? किसान का हल भौतिक पूंजी के तात्पर्य उन परिसंपत्तियों से जो किसी संगठन के स्वामित्व से होती है, उस द्वारा प्रयोग में लाई जाने जैसे भवन, मशीनरी, वाहन इत्यादि। उपकरण, मशीनें, हल, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि का प्रयोग करके कई वर्षों तक उत्पादन किया जा सकता है। समझे ना? कई वर्षों तक उत्पादन किया जा सकता है, उन्हें स्थिर पूंजी कहते हैं। खेती का हल स्थिर पूंजी भौतिक पूंजी का उदाहरण है, तो कार्यशील नहीं हुआ। एक बार खरीद लिया तो लंबे टाइम तक चलता है। एक बार हल खरीदने के बाद उसे कहाँ महीने में खरीदते घूमते हैं, एक बार खरीदा वो सालों साल चलता है। तो हल एक कृषि उपकरण हो गया, इसका प्रयोग फसल बोने की तैयारी में किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर व्यवसाय के लिए उपयोग के लिए लिया जाता है। स्थिर परिसंपत्ति में आता है, एक बार लैपटॉप खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, क्या हो गया? लंबे टाइम तक चलता है। स्थिर पूंजी एक व्यवसाय में ऐसी परिसंपत्ति जो प्रकृति स्थिर होती है, ठीक है। अगला आता है हमारे पास उत्पादन के लिए कच्चे माल जरूरत होती है, जैसे बुनकर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला धागा, मशीनों, परिवहन, पेट्रोल, कुम्हार द्वारा इस्तेमाल किया जाने मिट्टी। साथ ही उत्पादन दौरान भुगतान करने के अंजलि सामानों के लिए हमेशा नकदी जरूरत होती है। ये कच्चे माल क्या है? कार्यशील पूंजी। कथन 3 सही नहीं है, परंतु युग्म 4 सही है। पेट्रोल आपका क्या होगा? कार्यशील पूंजी होगा, पेट्रोल का आप यूज करते हैं। 88 क्वेश्चन, 88वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द या वाक्यांश 3D आभासी वर्चुअल दुनिया का एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क है? इससे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी हो, वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। नियंत्रित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है आपके: ए बिग डेटा एनालिटिक्स, बी क्रिप्टोग्राफी, सी मेटावर्स, डी वर्चुअल मैट्रिक्स। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? मेटावर्स। मेटावर्स एक उभरता हुआ 3D सक्षम डिजिटल स्पेस है जो आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता, उन्नत इंटरनेट, अर्धचालक प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है ताकि लोगों को ऑनलाइन वास्तविक, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक अनुभव प्राप्त हो सके।
मेटावर्स से तात्पर्य एक साझा वातावरण है जो अनेक 3D आभासी क्षेत्रों का फैला हुआ है। मेटावर्स लाखों उपयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है। 9वां क्वेश्चन है, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या नियम संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों को बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। मतलब पूर्ण स्वामित्व सहायक बैंकों के लिए बोर्ड के जो सदस्य होते हैं उसमें कम से कम 50% क्या हो, वो इंडियन सिटीजन हो, भारतीय नागरिक हो। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें आपका केवल दो सही है, पहला वाला गलत है कि न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है। भारत में विदेशी बैंक द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए नियम है कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए आरंभिक न्यूनतम प्रदत्त मदाधिकारी इक्विटी 5 बिलियन रुपीस की होनी चाहिए। पहली गलत हो गया आपका। और जो पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकें होती है उसमें 50% से कम निदेशक भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक, तो कम से कम 50%। CSR भारत में निगमित सामाजिक दायित्व के नियमों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CSR के नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारी को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। दूसरा, CSR नियम CSR कार्यकलापों में होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा और से सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या सही जवाब हो जाएगा? केवल एक, ऑप्शन ए। CSR की नीति 2014 के नियम 21D फोर्थ में कहा गया है कि कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि CSR गतिविधि नहीं मानी जाएगी। नियम के अनुसार कर्मचारियों को लाभ के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित की गई कोई भी गतिविधि कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधि नहीं मानी जाएगी और स्वीकार्य CSR व्यय के रूप में योग्य नहीं होगी। अतः कथन एक सही है। प्रत्येक कंपनी जिससे के लिए CSR प्रावधान लागू होता है, निदेशक मंडल को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी अपनी CSR नीति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तत्काल पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ कम से कम 2% क्या करे, वो व्यय करे। 91 है, विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटरों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरटीजी लघु विखंडन रिएक्टर है। आरटीजी का प्रयोग अंतरिक्ष यानों को ऑन बोर्ड प्रणालियों में विद्युत आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। आरटीजी प्लूटोनियम 238 का प्रयोग किया जा सकता है। शस्त्र विकास का एक उत्पादोद है, ठीक है, उत्पाद है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी, दो और तीन, ठीक। समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर हल्के कॉम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट पावर सिस्टम है जो असाधारण रूप से विश्वसनीय है। कभी कभी इन्हें न्यूक्लियर बैटरी के रूप में भी जाना जाता है। तो कथन एक सही नहीं है। कथन एक क्या था कि लघु विखंडन रिएक्टर है, लेकिन नहीं, न्यूक्लियर बैटरी के रूप में जाना जाता है। आरटीजी को अमेरिकी अंतरिक्ष यान जैसे वॉयेजर, कैसिन, क्यूरियोसिटी द्वारा असाधारण उपलब्धियों वाले मिशनों को शक्ति प्रदान करने की सफलता को नियोजित किया गया है। कथन दो सही है। आरटीजी हल्के कॉम्पैक्ट स्पेस क्राफ्ट पावर सिस्टम है जो असाधारण रूप से विश्वसनीय है। आरटीजी प्लूटोनियम ऑक्साइड के रूप में प्लूटोनियम 238 के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से ऊष्मा का उपयोग करके विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। अतः कथन तीन सही है।
एक क्वेश्चन छूट गया है, उसको करवा दूंगा अभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसको पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। इसमें आपका सही हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन ए। नाइट्रिक ऑक्साइड समग्र स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक अणु है जो एक वाहिका विस्फारक के रूप में है। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं की शिथिलता को संकेत देता है जिसे वह विस्फारित हो पाती है। ठीक, यह प्रवाह रक्त पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन के शरीर के प्रत्येक हिस्से में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने की अनुमति देता है। हालांकि जब नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन कम होता है तो मनुष्य स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए नाइट्रिक ऑक्साइड इष्टतम स्तर को प्राप्त करना और नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण होता है। इससे रक्त की आपूर्ति और रक्तचाप को कम करता है। विमान पत्रों तथा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद इस पावक पदार्थों नारकोटिक्स की पहचान। दूसरा, वर्षण मॉनिटर करना, पशुओं पर नजर रखना। उपरोक्त में से कितनी गतिविधियां रडारों का उपयोग किया है? रडार का उपयोग करके हम किसको किसको क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं, किस किस पर नजर रख सकते हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? उपयुक्त में से सभी सही है, ऑप्शन सी। ठीक, रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग सिस्टम होता है जो वस्तुओं को पता लगाने पहचान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ये रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करके वस्तुओं की स्थिति, गति एवं विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए परावर्तित संकेतों का विश्लेषण करता है। परंपरागत रूप से रडार का उपयोग हवाई यातायात नियंत्रण, मौसमी निगरानी, परिवहन के लिए किया जाता है। सही है दूसरा वाला। इसके लिए यात्री पहचान के लिए उपयोग में मौजूदा तकनीकों में अभिनव अनुप्रयोग में शामिल है। मिलीमीटर वेव रडार स्कैनर उपयोग हवाई अड्डों पर शारीरिक संपर्क से संयुक्त वस्तुओं जैसे स्वपक पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें आपका सही हो गया, तब एक सही है। 1960 के दशक में रडार प्रवासी जीवों का अध्ययन करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक बन गई है। तथा कथन 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 95, राफेल मिग-29 तेजस Mk1 उपरोक्त में से कितने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको सही जवाब देना है। कौन से क्या है, 5th जनरेशन के हैं। इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपकी पांचवी पीढ़ी 5G लड़ाकू विमान अत्यंत प्रतिस्पर्धी युद्ध क्षेत्रों में वास्तविक समय पर आधारित है तथा प्रत्याशित सबसे उन्नत हवाई थल खतरों में उपस्थिति संचालनीय क्षमता रखते हैं। 5G लड़ाकू विमान स्टील्थ क्षमता वाले होते हैं, आफ्टर बर्नर की सहायता से बिना सुपरसोनिक गति के उड़ान भरने में सक्षम है। वर्तमान में रूस के पास सुखोई Su-57, चीन के पास चेंगडू J-20, अमेरिका के पास F-35 पांचवी पीढ़ी के 5G लड़ाकू विमान हैं। तो हमारा कोई सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजेल का प्रयोग, किसमें हाइड्रोजेल का प्रयोग होता है? ए रोगियों के नियंत्रित औषधि डिलीवरी में, सी चलवातानुकूलन प्रणाली में, तीसरा औद्योगिकी स्नेहकों का विरेचन में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, बी केवल एक और दो, सी दो और तीन, डी एक, दो और तीन। इसमें आपको सही जवाब देना है। हाइड्रोजेल का प्रयोग कहाँ पर होता है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सही है आपका डी, एक, दो और तीन। ठीक है, कहीं कहीं पर बी दिया गया, कहीं कहीं पर डी दिया गया है। फिलहाल हम तीनों को सही मानते हैं। हाइड्रोजेल का क्या है? अनुकूलनीय गुणों में नियंत्रित निम्न परावर्तीय औषध है जो प्रति संरक्षण क्षमताओं के कारण हाइड्रोजल को स्थानिक औषधि वितरण प्रणाली के रूप में इनकी क्षमताओं का अन्वेषण किया जा रहा है।
जल वातानुकूल रेफ्रिजरेशन प्रणाली सक्रिय शीतलन प्रणाली में उपयोग होता है, जिसमें जीवाश्म बहुत अधिक ऊर्जा खपत होती है। दूसरे निष्क्रिय शीतलन का विकल्प रूप माना जाता है। हाइड्रोजन लचीले और नरम त्रिआयामी नेटवर्क है, इसमें उच्च जल सामग्री तथा विकिरण शीतलन गुण होते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग करके कार्यात्मक स्नेहक के रूप में काम किया गया है। उत्कृष्ट घर्षण रोधी है तथा जीर्ण रोधी है। गुण अनुकूलनीय लक्षणिक प्रयोग की क्षमता है। अर्ध ठोस है तथा पारंपरिक तरल स्नेहक के रिसाव कारण स्नेहन विफलताओं को कम करने प्रभावी। हालांकि वर्तमान में अनिर्णायक शोध के कारण औद्योगिकों स्नेहक के रूप में इसके वास्तविक अनुप्रयोगों का पता लगाना कठिन है। 97 निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, बी हाइड्रोनोमियन, सी ऑक्सीजन, डी जल वाष्प। इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जल वाष्प। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोनियम, सी ऑक्सीजन, डी जल वाष्प। सही हो गया आपका जल वाष्प। ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन न केवल जल वाष्प तथा गर्म हवा उत्सर्जित करते हैं जिन्हें हानिकारक निर्वातक नली उत्सर्जन नहीं होता। विद्युत के समान हाइड्रोजन भी एक ऊर्जा वाहक है। इसका उत्पादन विभिन्न फीडस्टॉक से किया जा सकता है। हाइड्रोजन उत्सर्जन का आकलन करते समय इन फीडस्टॉक उत्पादन विधियों पर विचार किया चाहिए, जैसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन इंजन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन के समान है, क्योंकि वो भी ईंधन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। हालांकि ईंधन सेल में कोई गतिशील भाग नहीं होते, इसलिए वे अधिक कुशल और विश्वसनीय होते हैं। 98 है हमारा पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर सर्विस की वास्तव में समुचित रूप से निम्नलिखित किसके संदर्भ में की जाती है? सीढ़ीदार खेतियों के लिए, सिंचाई के लिए, धन मतलब अनाज फसलों के उत्पादन सिंचाई में, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण में, डी वर्षा जल संचयन प्रणाली में। इसमें आपको सही जवाब देना है, तो इसमें सही जवाब क्या है? दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण में। पंप स्टोरेज क्या है? प्रकार के हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा भंडारण जो विद्युत उत्पन्न के लिए अलग अलग ऊंचाइयों पर दो जलाशयों संग्रहित जल का उपयोग करता है। जब अतिरिक्त विद्युत जल उपलब्ध होते हैं तो ऑफ पीक घंटों के दौरान सौर पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग निचले जलाशय में ऊपरी जलाशय को पंप करने से किया जाता है। जब जाएगा टरबाइन घूमेगा उससे एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन में बायोरिएक्टर, ठीक है सही कर लीजिए। बायोरिएक्टर की चर्चा प्राय किस संदर्भ में की जाती है? सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी में, बी औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकी में, टीका या वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकी में, डी अपशिष्ट जल संशोधन प्रौद्योगिकी में। इसका सही जवाब हो जाएगा अपशिष्ट जल संशोधन प्रौद्योगिकी में किया जाता है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या है? ये पारंपरिक जैव अपशिष्ट जल शोधन आधुनिक मेम्ब्रेन प्रक्रिया का एक कुशल संकर उत्पाद। इसका उपयोग नगरपालिका औद्योगिक दोनों अपशिष्ट जल शोधन में किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समपार्श्विक उधार लेन देन संबंधित दायित्वों निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन है बाजार बॉन्ड बाजार, बी विदेशी मुद्रा बाजार, सी मुद्रा बाजार, डी शेयर स्टॉक बाजार। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा बाजार। संपार्श्विकृत उधारी लेन देन संबंधित है मुद्रा बाजार के लिखित से जो ऋण की शर्तों और शर्तों के संबंध में उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच दायित्वों को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। सीएलबी CCIL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 20 जनवरी 2003 को संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधित दायित्वों का नामक मुद्रा बाजार में लिखित प्रस्तुत किया गया था। ठीक। और जो 92 वाला क्वेश्चन छूट गया है वो एक क्वेश्चन था जो था निम्नलिखित में से कितनों पर विचार कीजिए। ठीक है। 52 तारे में तुलना में बृहद तारे की तुलना में 52 तारे क्या होते हैं? अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हैं। 52 तारों की तुलना में बृहद तारों को नाभिकीय आवृत्तियों को उच्चतर होती हैं।
इसमें आपको बताना था कौन सही है कौन सा गलत है, तो इसमें ऑप्शन दूसरा सही है। मैं इसको लिख के आपको PDF में सेंड कर दूंगा, क्योंकि दूसरे वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग देखिए और कमेंट करिए। मैं पूरा इसका कंबाइन वीडियो डालूंगा। एंड थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।